जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा ये पहला वीडियो है यूट्यूब पर, और आज हम पहले ही वीडियो में आपको आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाने वाली हूँ। और ये हमारा क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स के द्वारा लिया गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम देखने से पहले आपको बता देते हैं कि हम आज क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं वो 18/8/2022 का डिस्कशन करवाने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन हमारे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और इसमें हम जीके जीएस रीजनिंग और प्लस मैथ के क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ष 2021 में U20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली भारत की लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। क्वेश्चन बोला है। ऑप्शन ए मर्सी कुट्टन, ऑप्शन बी सीमा पुनिया, ऑप्शन सी नैना जेम्स, या फिर ऑप्शन डी सैली सिंह है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्ष 2021 में U20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली सैली सिंह थी। वही बात कर लेते हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो सैली सिंह ने 6.59 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक इन्होंने हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम है, डीलर इस पर 10% की छूट देता है, और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर 5% देता है, और ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम हो जाता है, यानी कि पहले उसका क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 हो जाता है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाता है, तो 3,000 उसका क्रय मूल्य हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन बोला है आगे कि डीलर इस पर 10% की छूट देता है। तो पहले ध्यान से समझिए कि 10% का छूट देने का मतलब, कोई भी वस्तु 100% की होती है, 10% की छूट हम देंगे तो -10 करेंगे, यानी कि वो 90% की हो जाती है। उसके बाद बोला है, इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर 5% की छूट देता है। तो जब 5% की छूट देगा तो यानी कि 100 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95%, यानी कि ये 90 बटा कितना हो गया, 100 हो गया, और ये हमारा 95 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन आगे बोला है कि ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, ऐसे पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 3,000 गुणते 90 बटा में 100 गुणते 95 बटा में कितना कर देंगे, 100। समझ में आ रहा है। 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से नीचे 100 का कट जाएगा, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 गुणते 9 गुणते 95। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 3 27 गुणते कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो चलिए आंसर हमारा 27 गुणते 95 आ गया है। तो ऑप्शन यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हमारा 7 × 5 = 35 यानी कि 5 आएगा। तो ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं किसका इकाई अंक हमारा 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी का हमारा 5 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ₹2,565 आ जाएगा। आंसर नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा ये रीजनिंग का है। क्वेश्चन दिया है, PQRS TU और V एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं, यानी कि इमारत एक ही है लेकिन ये अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, यानी कि जो सबसे निचला स्तर पे है उसका क्रमांक 1 है। इसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक कितना है, 7 है। यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। टी और क्यू की मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्यू मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, और वीपी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। इसके बाद बोला है, एस आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। और नेक्स्ट बोला है कि क्यू आर के मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तो मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है, इसे बोला है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि कितने PQRSTU भी एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिल पे रहते हैं, यानी कि 7 हैं टोटल। तो पहले देखिए, मान लीजिए कि ये इमारत है। बोला है कि इमारत की सबसे निचले वाली क्रमांक संख्या कितना है, 1 है। तो मान लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये 1 है और सबसे ऊपर वाला 7 है, यानी कि लगातार नंबर दिया है। 2 हो गया, ये 3,
इसके बाद ये 4, फिर 5, 6 और ये लास्ट वाला 7 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन पहले बोला क्या है, इसमें बोला है कि इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल क्रमांक 1 है तो 1 है, पहले ही मैं बना दी हूँ। इसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है तो उसके ऊपर लगातार नंबर हैं, बढ़ते गए। बोला है कि यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो मान लीजिए सबसे ऊपर वाली मंजिल क्या है, 7 है, तो यू हमारा 7वां मंजिल पे रहता है। ठीक है, ये तो पता चल गया। इसके बाद बोला है कि टी और क्यू की मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है कि टी और क्यू के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो 2 लोग रहते हैं। तो अभी भी हम कहीं भी नहीं बैठा सकते इसको, आगे पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी टी और क्यू बैठ सकते हैं ताकि 2 लोग बैठें, यहाँ भी टी और यहाँ क्यू को बैठाएंगे ताकि बीच में 2 लोग हैं। तो आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। आगे इसमें बोला है कि क्यू मंजिल क्रमांक 3 पे रहता है। देख लीजिए, बोला है कि क्यू कहाँ पे रहता है, 3 पे रहता है। ठीक, तो क्यू हमारा 3 पे हो गया। इसके बाद बोला है कि टी और क्यू की मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यानी कि यहाँ पे टी होगा, तभी तो टी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 और 5, यानी कि इन दोनों मंजिलों पे 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोला है कि वी पी के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। तो अभी वी और पी के बारे में बोल रहा है, तो अभी आगे पढ़ लेते हैं। एस आर के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। एस कहाँ रहता है, आर के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। क्यू आर के मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। क्यू आर के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, यानी कि आर हमारा कहाँ पे रहता है, 4 नंबर पे रहता है, इसीलिए बोला है कि क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पे, यानी क्यू हमारा नीचे किसके, आर के, यानी कि आर हमारा चौथे माले पे रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एस आर के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। तो आर के ऊपर कौन बोल रहा है, एस को बैठाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए एस हमारा आर के ऊपर रहता है। समझ में आ गया इतना। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद बोला है कि वीपी की मंजिल के ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। वी कहाँ रहता है, तो वी पी के ऊपर रहता है, तो 2 बचा ही है, यानी कि यहाँ पे पी होगा तो वी कहाँ पे, इसके ऊपर होगा, यानी कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सारा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, मंजिल क्रमांक पे कौन रहता है 6 पे, तो टी रहता है हमारा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी आंसर यानी कि करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है मानक तापदीप्त बल्बों के साथ पर CFL बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी दिया है सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा जो करेक्ट होगा वो ए आंसर इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कोयले और पेट्रोलियम के लिए संरक्षण यानी उसको बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा ये रीजनिंग से संबंधित है, आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 कथन और उनके बाद 3 निष्कर्ष यानी पहला, दूसरा और तीसरा दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन करते हैं। तो इसमें देखिए कथन दिया है हमारा और इसके बाद क्या दिया है, निष्कर्ष दिया है। तो पहले हम कथन को पढ़ने वाले हैं। तो कथन क्या कह रहा है कि सभी गधे जेब्रा हैं। तो चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। सभी गधे जेब्रा हैं, कुछ सांड बिल्लियां हैं, कुछ गधे लंगूर हैं। तो चलिए आइए पहले हम इसकी मैपिंग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि सभी गधे जेब्रा हैं, यानी कि पहले हम गधा बना लेते हैं। यहाँ पे गधा, सभी गधे क्या हो गए, ये जेब्रा हो गए। ठीक, जेब्रा बन गया। ठीक है, इसके बाद बोला है सभी गधे जेब्रा हैं, कुछ सांड बिल्लियां हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ सांड क्या है, बिल्लियां हैं। तो ये दोनों ही हमारे ना जेब्रा से मैच करता है ना ही गधे से मैच करता है, तो इसको हम अलग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम अलग बनाते हैं, यानी कि पहले सांड बन गया, उसके बाद क्या बोला है कि कुछ सांड क्या है, बिल्लियां हैं, तो इसको हम क्या बना देते हैं, बिल्लियां बना देते हैं। ठीक है,
बिल्लियाँ बना देते हैं। उसके बाद बोला है कुछ गधे लंगूर हैं, यानी कि जो कुछ गधे हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे लंगूर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले बोला है कि सभी गधे जेब्रा हैं, तो पहले हमने गधे को बनाया। उसके बाद सभी गधे किस में आ रहे हैं, जेब्रा में आ रहे हैं, तो जेब्रा मैंने बनाया। उसके बाद फिर क्या बोला है क्वेश्चन, कुछ साढ़ बिल्लियाँ हैं, तो ना साढ़ ना बिल्लियाँ, इसमें किसी का भी ऊपर में जिक्र नहीं है। इन दोनों को अलग से मैपिंग करनी पड़ी है, यानी कि साढ़, कुछ साढ़ क्या है, बिल्लियाँ हैं। ठीक, उसके बाद बोला है कुछ गधे लंगूर हैं, तो कुछ गधे क्या हैं, तो लंगूर हैं। ठीक, उसके बाद निष्कर्ष क्या निकल रहा है, एक बार निष्कर्ष को पढ़ने वाले हैं। निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ जेब्रा साढ़ हैं, तो देखिए क्या कुछ जेब्रा साढ़ हैं, तो साढ़ और जेब्रा एक दूसरे से कभी भी मैच खा नहीं रहे हैं, क्योंकि आसपास तो है नहीं। तो पहला हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला है कुछ जेब्रा लंगूर हैं, तो देखिए क्या कुछ जेब्रा लंगूर में आ रहे हैं, तो हाँ ये जो कुछ जेब्रा हैं वो लंगूर में आ रहे हैं, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्या बोला है कि कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, तो ध्यान दीजिए कि बिल्लियाँ यहाँ पे हैं और गधे यहाँ पे हैं, तो दोनों एक दूसरे से कभी टच तो खा नहीं रहे हैं, तो यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर में कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन इसमें बोला है कि 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि रविवार विश्राम का दिन होगा, यानी कि संडे विश्राम का दिन है, यानी कि इसके बाद पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होगा, यानी उसके लिए अच्छा होगा। यू प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी, यानी कि शुरुआत किससे होगा, तो यू से होगा, सोमवार को रिकॉर्ड करेगी। एस टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। एस क्या करेगी, टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। क्यू यू और एस के दोनों के ठीक मध्य वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, यानी कि क्यू जो है यू और एस के ठीक मध्य वाले दिन में रिकॉर्ड करेगी अपना वीडियो। ठीक, टी ने गुरुवार का चयन किया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। आर के पास कौन सा दिन शेष है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि जो 6 लड़कियां हैं तीनों, वो अलग अलग सप्ताह के दिन, यानी कि सप्ताह के अलग अलग दिन अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोल रही हैं। और इसमें यह भी बोला गया कि रविवार विश्राम का दिन होगा, यानी कि रविवार को हमको इसमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मैपिंग पहले हम कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, सोमवार हो गया, इसके बाद मंगलवार आ जाएगा, उसके बाद बुधवार आ जाएगा, उसके बाद हमारा गुरुवार के बाद हमारा आएगा शुक्रवार, और इसके बाद हम सैटरडे यानी कि शनिवार आ जाएगा अंतिम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होगा, यानी कि पी कब रिकॉर्डिंग करेगी, शुक्रवार के दिन, यानी कि पी हमारी शुक्रवार के दिन रिकॉर्ड करेगी, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में फिर ये बोला गया है कि यू प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी, यानी कि यू प्रक्रिया सबसे पहले शुरू करेगी, यानी यू हमारी कहाँ पे, सोमवार के दिन रिकॉर्ड करने वाली है वीडियो। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बोला है, क्यू यू और एस के दोनों ठीक मध्य वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। अच्छा एक बात बताइए, यू और एस के मध्य कौन आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एस हम लिख देते हैं, तो यू और मध्य के बीच मंगलवार आएगा, यानी कि मंगलवार के दिन कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्यू कर रही है। ठीक है, और एस हमारा बुधवार के दिन करेगी, एस हमारी ये बुधवार के दिन करेगी। ठीक, समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि टी ने गुरुवार का चयन किया है। गुरुवार के दिन कौन बोली है कि मैं रिकॉर्ड करूँगी, टी बोली है, समझ में आया। और लास्ट में पूछा है कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर के पास कौन सा दिन शेष है। तो आर के पास कौन सा दिन शेष रहेगा, आप ही बताइए, यानी कि बचता कौन है शेष, शनिवार, यानी कि आर कब रिकॉर्ड करेगी, तो वो शनिवार के दिन वीडियो अपना रिकॉर्ड करेगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई, एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन बोला है कि यू प्रक्रिया शुरू करेगी, सोमवार को रिकॉर्ड करेगी, यानी कि यू सबसे पहले रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है,
पी कहती है कि वो शुक्रवार के दिन उसके लिए अच्छा दिन है, तो पी शुक्रवार के दिन कर लेती है। उसके बाद बोला है कि क्यू यू और एस के दोनों के ठीक मध्य वाले दिन रिकॉर्ड करेगी, यानी क्यू कब करेगी, यू और एस के मध्य में कौन आ रहा है, तो मंगलवार आ रहा है, यानी कि क्यू हमारी एस के दिन रिकॉर्ड करेगी वीडियो मंगलवार के दिन, ठीक। उसके बाद बोला है कि टी ने गुरुवार का चयन किया है, टी ने गुरुवार के दिन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोली है, ठीक। उसके बाद बचता कौन है, तो आर आर शनिवार के दिन वीडियो रिकॉर्ड करेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा ये रीजनिंग से है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है, फिर वह दाईं मुड़ती है और 32 मीटर चलती है, फिर वह दाईं मुड़ती है और 88 मीटर चलती है, उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, और इसमें बोला है कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये ट्रिक से हम सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहें तो लेंदी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे इजी मेथड है। तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है, यानी कि उत्तर यानी कि नॉर्थ, पूर्व यानी कि ईस्ट, और दक्षिण यानी कि साउथ, और पश्चिम यानी कि वेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। बोला है कि जानवी अपने घर से पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है, तो पश्चिम हमारा कहाँ लिखा है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। पश्चिम में वो कितना 45 मीटर चलती है, ठीक है। तो पश्चिम के नीचे हम 45 मीटर लिखती हैं। उसके बाद बोला है कि फिर वह दाएं मुड़ती है, ध्यान दीजिएगा, दाएं यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि वो इधर मुड़ती है, किधर, दायां हाथ, राइट हैंड मुड़ती है, तो राइट हैंड, तो इधर कुछ नहीं लिखा है, तो उसके बाद इसको हम कहाँ लिख देंगे, उत्तर की तरफ लिख देंगे। राइट हैंड में कुछ नहीं लिखा है, कोई भी दिशा नहीं है हमारी, तो कहाँ राइट हैंड आ जाएगा, उत्तर की तरफ, यानी कि वो दाएं मुड़ती है और कितना चलती है 32 मीटर, तो उत्तर की तरफ कितना दिखा देंगे कि वो 32 मीटर चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट फिर बोला है कि फिर वह दाएं मुड़ती है। अभी हम बताएं कि दायां किधर होता है, राइट हैंड साइड, किधर, तो इधर, तो दायां मुड़ती है और कितना चलती है 88 मीटर चलती है, यानी कि पूर्व में वो कितना चलती है 88 मीटर चलती है, ठीक है, समझ में आया। फिर बोला है कि उसके बाद वह दाएं मुड़ती है, फिर से वो क्या मुड़ रही है, दाएं मुड़ रही है, यानी कि फिर दाएं राइट हैंड मुड़ रही है, कितना 50 मीटर, यानी कि दक्षिण में कितना मुड़ रही है, तो 50 मीटर वो मुड़ रही है, ठीक। फिर क्वेश्चन बोला है कि वह पुनः दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। तो मान लीजिए कि दक्षिण से फिर वह दायां मुड़ रही है, यानी कि राइट हैंड, तो किधर जाएगी, पश्चिम में जाएगी, तो पश्चिम में कितना 43 मीटर फिर से वो मुड़ रही है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आइए पहले देख लेते हैं, एक और आपको बता देते हैं कि उत्तर हमेशा दक्षिण से कट होगा। अगर मान लीजिए या तो कटा देंगे जितना भी नंबर रहेगा, या तो माइनस कर देते हैं। आप माइनस ही ध्यान दे लीजिए कि माइनस कर देते हैं। तो मान लीजिए कि पूर्व में कितना चलेगी 8 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 8, इन दोनों को हम जोड़ दिए, यानी कितना हो गया 88 मीटर पश्चिम में चलती है, दक्षिण में 50 मीटर चलती है, पूर्व में 88 मीटर चलती है, और उत्तर में 32 मीटर चल रही है। उत्तर को हमेशा दक्षिण से माइनस कर देंगे या फिर कटा देंगे जितना रहेगा उतना, और पूर्व को हमेशा पश्चिम से माइनस कर देते हैं, यानी कि हम कटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए 88 से 88 या तो कटा दीजिए या फिर माइनस कीजिए, बात तो ये 0 आ जाएगी, तो ये कट गया दोनों। अब बचा क्या हमारा, तो बचेगा हमारा उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर को दक्षिण से कटा दीजिए या फिर माइनस करिए, तो कितना आ जाएगा 50 मीटर माइनस 32 मीटर, तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा 8 और 4 में से गया 3, 18 मीटर। एक और बात ध्यान दीजिएगा, इसने ये भी पूछा है कि वो किस दिशा में चल रही है, या वो किस दिशा में अभी इस टाइम वो मतलब चल रही है। तो इसमें देखिए जो सबसे अधिक वैल्यू रहती है, यानी कि दक्षिण हमारा अधिक है, कितना 50, दक्षिण हमारा 50 है, उत्तर हमारा 32 है। तो जो नंबर हमारा अधिक रहता है, जिस दिशा का अंतिम में जो आता है अधिक नंबर, उसी को हम दर्शाते हुए हैं, यानी कि वो दक्षिण दिशा में इस समय क्या है, वो चल रही है, यानी कि वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो वो 18 मीटर अपने घर से दूर है, और वो दक्षिण दिशा में है। कौन, तो जानवी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 18 मीटर दक्षिण, आंसर नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। क्वेश्चन हमारा दिया है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ
एक वृत्ताकार मेज के पारितः यानी कि आमने सामने मेज के केंद्र की ओर मुख करके खड़े होकर एक गेम खेल रहे थे। ई ए के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा था। सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा था। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति थे। बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा था। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र था? तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि जो 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के पारितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, खड़े हो या फिर बैठे हो, लेकिन ये बोला है कि केंद्र की तरफ मुख करके क्या है, पारितः है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे केंद्र की तरफ मुख करके खड़े हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है, मित्र हैं। 6 वो मित्र हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन शुरुआत जहाँ से दायां बायां बोलेगा हमको वहीं से क्वेश्चन क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्वेश्चन बोला है ई ए के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। ई जो है ए के बायां ओर ठीक बगल में खड़ा है, यानी कि ए हमारा यहाँ पे है, तो ई जो है ए के बायां ओर, ए का बायां क्या हो गया, ऊपर साइड में, तो ए के बाईं ओर ई क्या है, खड़ा है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला है सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है। तो सी और एफ के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, तो इसको अभी रहने देते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति थे, यानी कि डी और डी और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन बोला है कि डी ऐसे जगह पे रहना चाहिए कि डी और ए के बीच में कितने लोग बैठने चाहिए, 2 व्यक्ति को हमको बैठाना है। तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि इधर भी बैठाते हैं तो 1 2 आ रहा है, इधर भी बैठाते हैं तो 1 2, यानी कि डी हमारा कहाँ पे है, ऊपर है। किधर से भी गिन लीजिए, डी और ए के बीच में 1 2 व्यक्ति इधर से आ रहे हैं, इधर से भी 2 व्यक्ति हैं, दायां या बायां दोनों साइड से 2 व्यक्ति आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन बोला है हमारा कि बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, दायां इधर होता है, बायां इधर होता है, तो दाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। ए के दाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या बोला है वो देख लेते हैं। फिर आगे बोला है कि सी एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर खड़ा था, यानी कि जो सी है वो एफ के, यानी कि एफ यहाँ पे रहा होगा, तभी तो एफ का दायां किधर है, ऊपर, और बायां किधर आएगा, नीचे। ठीक है, तो एफ के बाईं ओर यानी कि बायां ऊपर जाएंगे, और चौथे स्थान पे एक खड़ा था तो दूसरे स्थान पर बोला है। ठीक है, दूसरे स्थान पे, तो 1 2, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा था, यानी एफ के बाएं से दूसरा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र खड़ा था। तो पहले देखते हैं कि एफ हमारा कहाँ है। तो एफ हमारा ये यहाँ पे है। ठीक, क्वेश्चन बोला है कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन खड़ा है, यानी कि ये ऊपर तो बायां हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, दायां। ठीक, तो ई हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में हमारा ई खड़ा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन नंबर पहला है डॉबेरिनर ने त्रिक का नियम दिया। कथन नंबर दूसरा है डॉबेरिनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, बी करेक्ट होगा। केवल कथन नंबर पहला सही है क्योंकि डॉबेरिनर ने त्रिक का नियम दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल कथन नंबर पहला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेढक, ऑप्शन नंबर बी मृदा, या फिर ऑप्शन नंबर सी पुष्प, या फिर ऑप्शन नंबर डी कीट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मृदा हमारा ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है साख नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक घाटा, ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर डी राजस्व घाटा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा ये साख नियंत्रण ये भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है।
ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी हमारे ये भारत के वित्तीय बजट में शामिल है, जैसे कि प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, ये सभी हमारे भारत की वित्तीय बजट में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, अंडर रूट में दिया है होल में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये कैसे हम करेंगे सॉल्व, इसको हम रेशनलाइज मेथड से करते हैं, यानी कि एक परिमेय संख्या है तो उसी के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। यानी कि जो ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटा में क्या होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो उसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो जो नीचे की संख्या होती है इसी से हम ऊपर गुणा करते हैं, लेकिन इसमें क्या चेंज होता है, इसका जो सिंबल होता है वो चेंज रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा करेंगे अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे, और सेम इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, गुणा में ले जाएंगे और 1 माइनस कॉस थीटा कर देंगे, ठीक है। और नीचे भी क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा कर देंगे, इसी वैल्यू को सेम, बस इसमें सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट सभी के अंडर रूट में ये अलग अलग करड़ी नहीं लगेगा, यानी कि अंडर रूट नहीं लगेगा, ये इसी के अंदर है, ठीक है, एक ही में सारा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम अंडर रूट लगाएंगे, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे तो 2 बार है, तो 1 माइनस कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद हमारा क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ 2 बार लिखा है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसलिए मैं इन दोनों को क्या कर दी हूँ, इक्वल टू करके 1 माइनस कॉस थीटा का क्या कर दी हूँ, होल स्क्वायर कर दी हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ए माइनस बी हो गया था, ये ए माइनस बी, इसी को हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर में लिख दी हूँ, मैं कुछ नया नहीं की हूँ। नेक्स्ट इसके बाद बोला है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, समझ लीजिए ये ए प्लस बी है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख देते हैं, यही लिखते हैं। तो वही इसको भी हम ऐसे लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब ये अंडर रूट हटेगा यानी कि करड़ी हटेगा तो स्क्वायर भी इससे कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसको ध्यान ले लीजिए, ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, साइन थीटा का ये स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है इसका। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये भी अंडर रूट में है, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अंडर रूट से जब ये बाहर आएगा तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए, ये हम चाहें तो 1 अपॉन में साइन थीटा इसको लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा जो 1 है ये साइन के साथ भी है, ठीक, और 1 माइनस और ये कॉस थीटा भी हमारे साइन के साथ में ही है। इसके बाद इसको भी अलग करके लिख सकते हैं, साइन थीटा अलग अलग कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला भी इसमें होता है कि 1 अपॉन, फॉर्मूला नहीं है नॉर्मली, ये तो बहुत बेसिक्स है, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है, किसको बोलते हैं, कॉसेक थीटा को बोलते हैं। 1 बटा में साइन थीटा यानी कि इसका उल्टा होता है क्या, कॉसेक थीटा बोलते हैं उसको। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 बटा में साइन थीटा की जगह पे मैं कॉसेक थीटा रख देती हूँ, और कॉस अपॉन में साइन थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये कॉट थीटा के बराबर होता है। अगर मान लीजिए साइन अपॉन में कॉस, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा रहता है तो उसको हम टेन थीटा कहते हैं। अगर ये उल्टा हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन में जब ये साइन थीटा बन जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉट थीटा लिख देंगे, कॉट थीटा लिख देंगे। तो इसमें हमारा जो
आंसर नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हमारा आएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल दिया है, यहाँ भी माइनस रहेगा तो ये माइनस में ही आंसर आएगा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमारा आंसर नंबर ए यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये करंट अफेयर से क्वेश्चन हमारा दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022-2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुपात 9% तक बढ़ाया गया और 2023-2024 के लिए यह अर्थव्यवस्था के 7.1% बढ़ने का अनुमान है। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक। क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित लाइन ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ दिया है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट दिया है, ध्यान दीजिएगा, कलरफुल नहीं है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 2012 से 2017 तक एक कंपनी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या 1000 में व्यक्त की हुई है, ठीक है। साइकिलों की संख्या 1000 में व्यक्त की गई है और नेक्स्ट बोला है 2023 में बेची गई साइकिलों की संख्या और 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत बराबर है, ठीक है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि 2023 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत बराबर है, ठीक। तो पहले आइए देख लेते हैं। इसमें 2013 में साइकिलों की संख्या बेची गई कितनी थी और 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो देखिए 2013 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 2013, तो 2013 में साइकिलों की संख्या कितनी है? तो ये 45 दी हुई है, ठीक है। और दो आप लोग को थोड़ा सा छोटा दिखेगा, 2017 यहाँ पे दिया है, तो 2017 में साइकिलों की संख्या बेची गई संख्या कितनी है? तो 90 दी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो पहले क्या बोला है? 2013 बोला है, तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या की कितने प्रतिशत अधिक है, कितने, तो बटा में आएगा, ठीक है। तो पहले क्या बोला है? 2013, तो 2013 में कितनी है? तो 45 है, ठीक। और 2017 में कितनी है? तो 90 है। और प्रतिशत पूछा है तो गुणते 100 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 0 से 0 कट जाएगा, ठीक, और 9 बचे 45 हो जाएगा, ठीक। तो 5 में 10 का गुणा करेंगे तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये 50% क्या है? अधिक है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने अगले हम क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट आगे और भी करवाने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।